तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, ये मॉडर्न इंडिया का ही पार्ट है। ओके। हाँ, अब हिस्ट्री में हम नेक्स्ट जो देखेंगे ना, वो हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। So before we move forward, here is a little something about me. मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई ऑल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या-क्या हो। ठीक है? तो अब यहाँ से हमारा शुरू होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 के आसपास, जब कांग्रेस की स्थापना हुई। पहले हम देखेंगे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। तो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। उस टाइम पे कांग्रेस में होते थे मॉडरेट लीडर्स थे, जैसे दादा भाई नौरोजी और ये सब लीडर्स होते थे, ये होते थे मॉडरेट लीडर्स, शांत। ठीक है? फिर उस टाइम में इनकी जो ओपिनियंस होती थी वो ज्यादातर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो ब्रिटिश कर रहे हैं उसके खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, इन सब चीजों के लिए होती थी। यानी कि ये लोग कहते थे कि अंग्रेजों, हमें आपका राज पसंद है, बस इसमें थोड़ी ये चेंजेस कर दो। और इनका तरीका होता था चिट्ठियां लिखना, आर्टिकल्स लिखना, प्रेयर्स, पेटिशंस, अपनी कमिटी लेके जाना, मालिक ये कर दो, प्लीज कर दो। ठीक है? फिर 1905 से आते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जिनको कहते हैं लाल बाल पाल। ठीक है? तो इनमें क्या हुआ, नहीं ये टेररिस्ट मूवमेंट इसका पार्ट नहीं है। हाँ, तो इनमें क्या होते थे, ये लोग कहते थे कि ठीक है ब्रिटिश के अंडर है, बट रिफॉर्म्स तो हमारा अधिकार है, वो हमें दो। ये प्रेयर्स एंड पेटिशंस में नहीं, धरने, प्रदर्शन, हड़ताल, इन चीजों में ज्यादा बिलीव करते थे। अभी तक ये नहीं आया है कि अंग्रेजों निकलो तुम यहाँ से, वो बहुत बाद में आएगा। ये कहते थे रहो यहाँ पे, बट हमको सेल्फ रूल दे दो, होता था। ये इनके बीच में फर्क होता था। और इनके अलावा होते थे जिनको कहते हैं, बहुत ही गलत टर्म है, मैं सपोर्ट नहीं करता, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स कहते हैं, बट वो टेररिस्ट जो है वो ब्रिटिश के कॉन्टेक्स्ट में है कि उनके दिल में टेरर फैलाने वाले। तो उसमें भगत सिंह, अभिनव भारत और सूर्य सेन, इस टाइप के जो वायलेंस में बिलीव करते थे, उन लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। अब आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 1, जो कि 1905 से 1918 तक चलता है। ओके। अब ब्रिटिश से गलती ये हो गई थी कि उन्होंने बंगाल को डिवाइड करने की कोशिश की थी, इस टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। तो उस टाइम पे शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट। ओके, कि हम बंगाल को डिवाइड नहीं होने देंगे। उसी टाइम पे बनी मुस्लिम लीग स्वदेशी मूवमेंट को काउंटर करने के लिए। सूरत सेशन हुआ जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की लड़ाई होगी और कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। फिर 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट आया ब्रिटिश की तरफ से। गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में बनी। कोमागाटामारू इंसिडेंट था कि एक शिप था, उसमें इंडियन इमिग्रेंट्स भरे हुए थे, कनाडा में उसको पोर्ट नहीं, मतलब लैंड नहीं करने दिया, वापस भेज दिया, काफी लोग मारे गए। फिर लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, जिसमें यहाँ पे जो टूट पड़ी थी ना सूरत सेशन में, वो यहाँ पे आके इनकी सुलह हो जाती है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के। फिर ये होम रूल लीग मूवमेंट शुरू करते हैं तिलक और एनी बेसेंट 1915-16 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और एक ऑगस्ट डिक्लेरेशन, मेरे को याद नहीं क्या था, इसी टाइम पे गांधी जी भी आते हैं 1915 में। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट 2। इसमें क्या है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ब्रिटिश ने रिफॉर्म्स प्रॉमिस की थी, होम रूल वाला मूवमेंट हुआ, ये सब हुआ, तो उस टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई। गांधी जी आ गए थे 1915 में, टू बी एग्जैक्ट 9 जनवरी 1915 को, जिस दिन हमारा आज प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ओके, क्योंकि गांधी जी भी उस टाइम तक प्रवासी भारतीय थे और वो इंडिया में आ गए थे। ओके, तो उनका पहला था चंपारण सत्याग्रह बिहार में, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 18 में और खेड़ा सत्याग्रह फिर 18 में।
फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं 1919 में, और रॉवल्ट एक्ट आता है जिसमें बिना किसी के प्रेजेंट हुए ही उसको अदालत में सजा सुनाई जा सकती थी, उस पे केस चला के। और जलियांवाला बाग का कांड होता है 1919 में, ठीक है। तो उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है 1920-22 में, बट उसी टाइम पे मुस्लिम्स द्वारा एक खिलाफत मूवमेंट भी शुरू किया गया था। अब खिलाफत मूवमेंट का कारण क्या था, सुनोगे तो मतलब आयरनी है भाई। क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टर्की जो होता था ना, टर्की को ब्रिटिश और अलाइज ने जीत लिया था, और ब्रिटिश ने क्या करा, टर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इंडियन मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि टर्की को वापस जोड़ो, और जो टर्की का सुल्तान होता था जिसको खलीफा कहते थे, उसको वापस वहां पे बिठाओ, क्योंकि वो सारी दुनिया के मुस्लिम्स का रिलीजियस लीडर है। यहाँ पे बाकी देश की आजादी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, और कुछ लोग टर्की के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो था खिलाफत मूवमेंट। खलीफत मूवमेंट भी कहते हैं इसको, बट थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट से जोड़ने के लिए हिस्टोरियंस ने इसको खिलाफत मूवमेंट कहना शुरू कर दिया था, ये खलीफत मूवमेंट। तो अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में गांधी जी ने क्या करा कि इनको भी अपने साथ ही जोड़ लेते हैं ताकि यूनाइटेड फ्रंट दिखे, जो कि बाद में जाके बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हुई, बिकॉज इससे पाकिस्तान की डिमांड को बाद में और ज्यादा जोर मिला। बारदौली रेजोल्यूशन एटसेट्रा, ये सब चीजें आपको देखनी है, आओगे तो इसमें स्वराज पार्टी बनी जब गांधी जी ने अपना ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। तो कांग्रेस में ही कुछ लोग थे जैसे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इलेक्शन तब भी होते थे, ब्रिटिश करवाते थे। तो स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई। फिर कुछ कमिटीज आई, साइमन कमीशन आया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, बारदौली सत्याग्रह हुआ जो पटेल जी की बहुत भूमिका थी, नेहरू रिपोर्ट आई, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई, आई थिंक ये जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट नहीं है, जिन्ना के 14 पॉइंट्स, और ये सब चीजें थी, आपको पढ़नी है इसमें। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट का आता है फेज 3, 1930 से 47। इसमें सबसे पहली चीज है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो गांधी जी ने शुरू किया सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च से। ओके, फिर उसको सस्पेंड करके गांधी जी ब्रिटिश से बात करने गए, नहीं, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में आई थिंक कोई नहीं गया था। ओके, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में लंदन में। फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसमें गांधी जी अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेते हैं। इरविन उस टाइम का वॉइस रॉय था। उसी टाइम पे भगत सिंह जी को फांसी हुई, तो गांधी जी कराची गए। कराची में उनका स्वागत काले झंडों से किया गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने इरविन पे दबाव नहीं डाला कि वो भगत सिंह की फांसी रोक दे। ओके, फिर दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में लंदन में। इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं और कांग्रेस की तरफ से, और किसी को नहीं लेके जाते, अकेले ही चले जाते हैं। फिर वहां पे बात नहीं बनती तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज शुरू होता है। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 17 नवंबर 1932 को, जिसमें अगेन कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं होता। फिर एक कम्युनल अवार्ड आता है, यानी कि एक डिसीजन आता है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि जो अब आज जिनको हम एससीज मानते हैं उनको भी अलग से ट्रीट किया जाएगा, हिंदूज का पार्ट नहीं है वो, और उनको अलग इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे, यानी कि वो अपने इलेक्शन अपने बंदे अलग से लड़ेंगे। गांधी जी उसका अपोज करते हैं, अंबेडकर उसका वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो गांधी जी आमरण अनशन करते हैं, जो उनका सिग्नेचर तरीका था। फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है 1932 में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। वर्ल्ड वॉर 2 होता है, और उस टाइम पे इंडियन नेशनलिज्म में क्या क्या डेवलपमेंट हुई हमको ये भी पढ़ना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि जो इलेक्शंस होते थे और उसमें जो मिनिस्ट्रीज बनती थी ब्रिटिश के अंडर काम करने के लिए, जिसमें इंडियंस होते थे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उन सब ने रिजाइन कर दिया। ओके, तो वो भी हमको देखना है। फिर पूना रेजोल्यूशन, और ब्रिटिश को वॉर के टाइम में कंडीशनल सपोर्ट दी गई 1941 में। फिर ब्रिटिश की तरफ से कुछ ऑफर आए इंडिया को ऑटोनॉमी प्रदान करने के लिए, ऑगस्ट ऑफर, और उसमें फिर आपका क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, ये सब चीजें थी। तो वो हुआ। अब बीच में गांधी जी के कहने पे इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि जैसे बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे अटैक हो रहा था, तो बीजेपी वाले अपने घर में बैठ के 10-10 मिनट का धरना दे रहे थे ना, तो ये उस टाइप का कुछ था कि हम कोई मास मूवमेंट नहीं करेंगे, एक-एक बंदा धरना देगा। फिर उसके बाद टू नेशन थियरी फ्लोट होती है कि इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग देश हैं, एक देश नहीं हो सकता। पाकिस्तान की डिमांड इंटेंसिफाई होती है। क्रिप्स मिशन आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया जाता है गांधी जी द्वारा।
आजाद हिंद फौज नेताजी शुरू करते हैं वहाँ पे जापान में, सिंगापुर में, उसी को इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं। फिर वॉर खत्म हो जाता है। जो हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स और जो सोल्जर्स थे, उन पे ट्रीज़न का मुकदमा चलाया जाता है रेड फोर्ट में। उसकी वजह से देश में बहुत भड़क होती है। तो वो है आईएनए रिबेलियन और आईएनए ट्रायल, इंडियन नेवी रिबेलियन, सॉरी, आईएनए ट्रायल्स। और इसकी वजह से ब्रिटिश इंडियन नेवी में जो इंडियन सोल्जर्स थे, सेलर्स थे, वो भी रिबेल कर देते हैं। फिर राजगोपालाचारी, ये अगेन पार्टीशन के और इंडिपेंडेंस के अलग-अलग पार्ट हैं। देसाई लियाकत पैक्ट, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, फिर कैबिनेट मिशन 1946 में, वेवल प्लान। फिर जिन्ना कहता है भाई ऐसे बात नहीं बन रही, अब हम कत्लेआम शुरू करेंगे, उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन प्लान। और उसने फ्राइडे के दिन शाम को मुस्लिम लीग इकट्ठी करके और हिंदू एरियाज पे बहुत भयंकर कत्लेआम शुरू करवाया, खासकर बंगाल और पाकिस्तान, पंजाब में। फिर माउंटबेटन प्लान आता है 47 में, और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। ये आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है। आपको समझ आया? कुछ क्लैरिटी बनी? बताइए थोड़ा क्या लगा? क्या बताना है? मीन्स पहले एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ओके, और तो थोड़ा ऐसे सिलेबस का कुछ मैप भी बन रहा है दिमाग में? हाँ जी, वही तो कह रही हूँ ना, लाइक वीडियो अच्छा लगा तो आई विल अर्ज यू कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।